इंडस्ट्री की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर आज हम भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के अंतर्गत आज हम विदेशी यात्रियों के विवरण के अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इससे पूर्व पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को 3 भागों में बांटा था: साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक सामग्री को भी हमने 2 भागों में रखा था: धार्मिक साहित्य तथा ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, वेदांत, स्मृतियाँ आदि जो अन्य ग्रंथ हैं, जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य, जिसका मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक माना गया है। इसके अलावा जैन साहित्य, तो वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन्हें साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है तथा ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसके आधार पर तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य को जानने का सबसे प्रमुख ग्रंथ परिशिष्ट पर्व माना गया है। इसी प्रकार ऐतिहासिक साहित्यों में मालविका, अग्निमित्रम, अश्वघोष, बाणभट्ट द्वारा रचित रचनाएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दी गई है। इसी के साथ ही पुरातात्विक सामग्री अर्थात खुदाई में अवशेषों के आधार पर जो हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि सिक्के, स्मारक, अभिलेख, खंडर, मंदिर, मूर्तियाँ, इनके आधार पर जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। इसके बारे में भी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, थर्ड जो हेडिंग है, लास्ट हेडिंग भी है, विदेशी यात्रियों के विवरण की क्या भूमिका रही थी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत विदेशी यात्रियों की भूमिका या विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत हम यूनानी, चीनी और मुस्लिम यात्रियों को शामिल करते हैं। यूनानी यात्रियों में सबसे पहले सिकंदर से पूर्व जो यूनानी यात्री थे, जैसे कि स्काइलैक्स, टिकेटियस, हेरोडोटस, टेसियस, इनके नाम मुख्य रूप से लिए गए हैं। इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री थे यूनानी, उनमें नियाकर्स, अनेक्सिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। इसके बाद सिकंदर के बाद जो यूनानी यात्री भारत आए, इसके यात्रा विवरण से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें है अरिस्टोबुलस, सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी में है मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट है डाइमैक्स, मैगस्थनीज, डाइमैक्स और डायनेसियस। ये जो यात्री थे ये सिकंदर के बाद भारत में आए थे और इनकी यात्रा विवरण से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को समझने में काफी सहायता मिलती है। इसी प्रकार अन्य यूनानी यात्रियों में डियोडोरस,
स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन, टोलमी, टेसियस जो कि ईरान का राजनेता था, इनके यात्रा विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। इसके बाद चीनी यात्रियों में फायान, सुन युंग, हवेंसा, सिंह और महात्मा ली ये प्रमुख रूप से माने गए हैं। सुमो चीन भी चीनी यात्री था, जिसे कि चीनी इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो सुमो चीन ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास लिखा था और भारत के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जो विवरण है वो हमें उसकी जानकारी प्रदान की थी। इस प्रकार चीनी यात्रियों में फायान, सुन्युंग, हवेंसा, सिंह और महात्मा ली के नाम मुख्य रूप से लिए गए हैं। इसके साथ ही सुमा चीन, इसका नाम भी चीनी यात्रियों में ही गिना जाता है। इसके अलावा मुस्लिम यात्री जो रहे थे तथा इब्न खुर्दाव, सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न खुर्दाव, सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी जो थे ये मुस्लिम यात्री थे, जिनके यात्रा विवरण से प्राचीन सभ्यता, इतिहास को, संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार सबसे पहले है जो सिकंदर से पहले आने वाले यात्रियों में अर्थात स्काई लैक्स। तो स्काई लैक्स जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में आए थे, ये पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत भूमि पर कदम रखा था और वह पारसिक यानी ईरानी नरेश दारा के निर्देश पर सिंधु नदी की खोज में भारत आए थे। जबकि हिकेटियस दूसरा यूनानी लेखक है, इसने भारतीय संस्कृति संबंधी सूचनाओं को संकलित करने का कार्य किया था। टेसियस जो कि ईरान का राजवैद था, उसने ईरान अधिकारियों के द्वारा भारत के विषय में जो जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा ग्रीक इतिहासकार अर्थात हेरोडोटस, जिसे कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस जिसे कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस माने गए हैं। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस ने 15वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत फारस संबंधों का जो विवरण है इसमें दिया गया है। हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का जो विवरण है वो हेरोडोटस ने इसमें प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार जो सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री थे अर्थात नियाकर्स, आने सिक्रेटस एवं एरिस्टोबुलस के विवरणों से भी उत्तर भारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। नियाकर्स जो था वो सिकंदर का जन सेनाध्यक्ष थे, जबकि आने सिक्रेटस ने सिकंदर के बारे में जीवनी लिखी थी और एरिस्टोबुलस की पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ वार थी। एरिस्टोबुलस की पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ वार थी। तो इस प्रकार डायोक्लेशियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में रहा था। इसी प्रकार डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में रहा था। जबकि टोलमी ने ज्योग्राफी जो कि यूनानी भाषा में लिखी थी। इनकी परिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस नामक पुस्तक जो इनकी काफी महत्वपूर्ण है। इसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच की गई थी। इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का जो वर्णन है
हिस्टोरिका से, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार स्ट्रैबो जो ईसा पूर्व 64 से 19 ईसा पूर्व में इसकी पुस्तक ज्योग्राफी के 15वें अध्याय में ईरान व भारत का जो उल्लेख है वो इसमें किया गया है। इस प्रकार नेक्स्ट है अपने जो हेडिंग वो है सिकंदर के बाद आने वाले, उसमें है फर्स्ट मैगस्थनीज जो कि सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में रहा था। तो मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मैगस्थनीज सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कांधार से आया था। तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा और सांस्कृतिक दशा की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त हो जाती है। तो मैगस्थनीज के यात्रा विवरण से पता चलता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था और दास प्रथा यहाँ पर नहीं थी। इसके अलावा मैगस्थनीज बताते हैं कि भारत समचतुर्भुज आकार का था। यहाँ कुल 58 नदियाँ बहती थी, जिसमें गंगा सबसे पवित्र नदी थी। उसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया था। इसकी लंबाई चौड़ाई जो थी 80 स्टेडियम अर्थात 16 किलोमीटर और 15 स्टेडियम 3 किलोमीटर थी। उसका कहना है कि जो भारत के लोग थे साहसी थे, वीर थे, सत्यवादी थे। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में 6 समितियां और मौर्य सैन्य प्रशासन में 6 समितियां का होना बताया है। और नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी जो है वो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक में प्रदान की गई है। इसके अलावा उसने स्पष्ट किया कि वह सुदूर दक्षिण पांड्य देश का उल्लेख जो है वह भी मैगस्थनीज के द्वारा किया गया है और बताता है कि यहाँ का जो शासन है एक महिला पांड्य चलाती थी। तो इस प्रकार मैगस्थनीज के यात्रा विवरण से जो इसका जो वर्णन है इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है। इसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, तत्कालीन समाज की सभ्यता और संस्कृति की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में हमें जानकारी जो है इसकी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है जस्टिन से जस्टिन था इसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का एक गिरोह होना बताया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का एक गिरोह होना बताया था। इसी प्रकार अन्य यूनानी जो लेखक हैं जैसे कि डियोडोरस, इसका जन्म है सिसिली के एगिरियस नगर में हुआ था। इसके द्वारा 40 पुस्तकों का लेखन किया गया और मैगस्थनीज को उद्धृत करते हुए डियोडोरस ने स्वर्णखनन करने वाली चेंटियों का उल्लेख किया है। स्ट्रैबो ईसा पूर्व 64 से 19 शताब्दी, इसने पुस्तक ज्योग्राफी, तो इनका जन्म ईरान के पंटस स्थित अमासिया में हुआ। इनकी पुस्तक ज्योग्राफी का 15वां अध्याय ईरान और भारत का उल्लेख इसमें किया गया है। स्ट्रैबो ने बताया कि प्राय लोग भारत के बारे में लिखा वह झूठे लोगों की एक जमात है। डीमेकस का सूची में पहला स्थान है और मैगस्थनीज जो है दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा प्लिनी जो कि 23 से 79 ईस्वी के मध्य इनका जो रही है आने के जो यात्रा विवरण है
इन्होंने पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन, तो पेरिप्लस का लेखक 80 ईस्वी में लाल सागर से लेकर भारतीय समुद्र तट की जो यात्रा की थी, यह व्यापारी यूनान का एक निवासी था, किंतु मिस्र में जाकर रहने लगे थे और अपने उदाहरणों में अक्सर लिखते हैं कि मिस्र में हमारे पास जो वृक्ष लाल सागर एवं फारस की खाड़ी को एरिथियन सागर कहा जाता था, उसकी पुस्तक की रचना व्यापारियों हेतु की गई थी। उसने तत्कालीन व्यापार और बंदरगाहों का उल्लेख जो है इसमें किया है। इसके अलावा एलियन, जिसकी पुस्तक एनाबेसिस इंडिका है, तो एलियन राजनयिक, सेनानी और एक इतिहासकार थे, जिसका जन्म लिथुआनिया के निकोमेंडेड में हुआ था। उनकी पुस्तक एनाबेसिस में सिकंदर के अभियानों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें दी गई है और इंडिका इसी पुस्तक का अगला भाग है। एरियन ने मैगेसनी और पोस की भेंट का जो उल्लेख है वो भी उसमें किया है। टोलमी, जिनकी पुस्तक ज्योग्राफी, टोलमी की ज्योग्राफी दूसरी शताब्दी के भारत का भूगोल है। उसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया, जो कि सर्वाधिक अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण था। टोलमी की भूगोल में भारत की अधिकांश नदियों का उल्लेख और पर्वतीय स्रोतों के साथ हुआ है। इसी प्रकार जस्टिन 45 से 125 ईस्वी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जिसने डाकुओं के गिरोह की संज्ञा दी। इसी प्रकार आगे है चीनी यात्री, जिनमें फायान, हवेंसा और ऋषि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। फायान, हवेंसा और ऋषि के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। फायान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा था, इनकी पुस्तक का नाम फो प्यो की है। इस पुस्तक में फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की अर्थात चंद्रगुप्त के समय की शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। इनके अनुसार उस समय दंड विधान कठोर नहीं था, फिर भी प्रजा सुखी और संपन्न थी, अपराध कम होते थे और इसके अलावा लोगों को चोरों डाकुओं का भय उस समय नहीं था, तथा समाज में सुख शांति और समृद्धि रही थी। फायान ने अपने यात्रा विवरण के अंतर्गत कहीं पर भी उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है फायान की, जिसमें कि उसने गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था, सामाजिक दशा, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो फायान के यात्रा विवरण से हमें प्राप्त होती है। तो फायान हवेंसा सिंह चीनी यात्री थे। नेक्स्ट है हवेंसा, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो हवेंसा के यात्रा विवरण से हमें हर्ष के समय की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य का एक प्रतापी सम्राट था। हवेंसा चीनी यात्री था, जिसका जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में हुनान फू, चीन के प्रांत है, उसके निकट एक नगर में हुआ था। हवेंसा भारत में 29 वर्ष तक रहे थे। हवेंसा भारत में 29 वर्ष की आयु में अपने 2 साथियों के साथ ये भारत आए थे और हवेंसा भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए थे और हवेंसा ने बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्राएं की। हवेंसा 15 वर्ष तक भारत में रहा था। हवेंसा 15 वर्षों तक भारत में रहा था और 29 वर्ष की आयु में ये भारत में आए थे और इन्होंने हर्षवर्धन के समय की उस समय तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की हवेंसा ने।
वेंगसान के अनुसार हर्ष के काल में प्रजा सुखी और संपन्न थी, व्यापार विद्या उन्नत अवस्था में थे, देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, किंतु ब्राह्मण धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार था और उस समय अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह, बहु विवाह आदि जो उस समय प्रचलित रहे थे। दास प्रथा नहीं थी, सती प्रथा का प्रचलन उस समय भारत में था। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वेंगसान के अनुसार लोग उस समय सच्चे और ईमानदार थे, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता था। वेंगसान ने अपना अधिकांश जो समय है अर्थात अंतिम समय उसने भारत से लाए हुए ग्रंथों के अनुवाद में ही व्यतीत किया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखने में ही उसको पूरा किया। 664 ईस्वी में वेंगसान का स्वर्गवास हो जाता है। तो इस प्रकार फायान के यात्रा विवरण से चंद विक्रमादित्य के समय के अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो वेंगसान के यात्रा विवरण से सम्राट हर्षवर्धन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेंगसान की पुस्तक CUकी, वेंगसान की पुस्तक का नाम है CUकी। इस पुस्तक में उन्होंने हर्षवर्धन के समय की तत्कालीन समाज की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है। इस प्रकार सिंह के यात्रा विवरण से जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, सिंह के यात्रा विवरण से हमें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें सिंह से ही प्राप्त होती है। तो सिंह भी एक चीनी यात्री थे। इसके अलावा सुमाजी, ये भी चीनी इतिहास का पिता जिन्हें माना गया है। सुमाजी को भी चीनी इतिहास का पिता माना गया है। उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास लिखा था और भारत के संबंध में इन्होंने भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की थी। इसके अलावा तिब्बती लेखक लामा तारानाथ जिनकी पुस्तक कंग और दूसरी तंग थी, इसमें भारत संबंधी जो विवरण है वो उन्होंने अपनी पुस्तक कंग और तंग में इसका जो विवरण है वो हमें प्रदान किया है। इसी प्रकार मुस्लिम यात्रियों में इब्न खुर्दाम, सुलेमान, अलमसूदी, अल-बरूनी के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। तो इनके अंतर्गत सबसे प्रथम है इब्न खुर्दम। इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल मसालिक वल मामलिक अर्थात मार्गों एवं राज्य की पुस्तक जिसे कहा गया है। तो ये 9वीं शताब्दी अर्थात 851 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज एवं राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के समय भारत आए थे। सुलेमान ने इराक से चीन तक की यात्रा की और अपने विचारों को सिलसिलतुत तवारीख में संकलित किया। मिहिर भोज अरबों का घोर शत्रु था। ये हमें इब्न खुर्दम ने बताया कि मिहिर भोज अरबों अर्थात मुसलमानों का घोर शत्रु था। सुलेमान ने पाल राज्यों को रुहोमा या धर्मा अर्थात धर्मपाल का संक्षेप कहा। उनके अनुसार जब राजा किसी पड़ोसी राज्य पर अधिकार करता था तो वह पराजित वंश के व्यक्ति को राजा बना देता था जो विजेता नाम पर शासन चलाता था। निवासियों को उस समय किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। इसी प्रकार अलमसूदी जो कि अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, जिसे कि अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। तो बगदाद का निवासी अलमसूदी 10वीं सदी में महिपाल के समय भारत आए थे। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल-जुर्ज कहा और प्रतिहार शासक महिपाल को उसने बौर कहा था।
तो इसी प्रकार नेक्स्ट जो है हमारे वो है अल-बिरूनी। तो इनके यात्रा विवरण से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को जानने में काफ़ी सहायता जो है हमें प्राप्त होती है। तो अल-बिरूनी, जिसे अबू रेहान भी कहा जाता है, यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ कन्नौज अभियान पर भारत आए थे। अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में फारिजम या खीवा में हुआ था। महमूद गजनवी ने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। वो यूनानी और भारतीय दोनों पद्धतियों के ज्योतिषों का उसने अध्ययन किया। उसके द्वारा लिखी गई 180 पुस्तकों में से केवल 40 ही अब तक प्राप्त हुई हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है तहकीक-ए-हिंद। अल-बिरूनी की महत्वपूर्ण पुस्तक तहकीक-ए-हिंद है, अर्थात भारत की खोज, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण तथा टकराती तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप इसे कहा गया है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में एडवर्ड सांची ने, वहीं हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया। ये पहले मुसलमान थे जिसने संस्कृत सीखा और पुराणों का, भगवत गीता का भी इन्होंने अध्ययन किया और उसने 18 पुराणों की सूची जो है प्रदान की थी। इस प्रकार विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। इनमें चीनी यात्री फायान, हवेंगसांग, इत्सिंग और सुमोचीन के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं, जबकि सिकंदर कालीन में मैगस्थनीज का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और मुस्लिम इतिहासकारों में अल-बिरूनी का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जिनके यात्रा विवरण से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।